वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2011 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है माई सीक्रेट बिलियनेयर। हाँ, वैसे इस मूवी के और दो नाम है, जिसका नाम है अ सीक्रेट प्रॉमिस एंड द होमलेस क्लीनर। लेकिन यार, इस मूवी को देखने के बाद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बत्ती तो जलेगी कि ऐसी कहानी हिंदी या दूसरे इंडियन लैंग्वेज की मूवीज में देखी हुई है। अगर आपको ऐसी कोई मूवी याद आ जाए तो कमेंट में जरूर शेयर करना। ये कहानी है एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन के इकलौते बेटे की, जो अपने बाप के पैसे खर्च करना जानता है, उन्हें कमाना नहीं जानता। एक नंबर का आवारा है और प्ले बॉय भी। उसकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत हो जाती है खराब और वो अपने दिन गिन रहे होते हैं। मरने से पहले वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और उसे अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं कि बेटा, तुम्हें किसी अनजान शहर में जाकर 30 दिन एक आम इंसान की लाइफ जीनी है। तुम यहाँ से एक भी पैसा नहीं लेकर जा सकते और वहाँ जाकर तुम्हें खुद अपनी रोजी ढूंढकर 30 दिन सरवाइव करना होगा। हाँ, बस बहुत है दोस्तों, इतना इंट्रो, क्योंकि मूवी मजेदार होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरो फेरो को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अमीर बिजनेसमैन बाप का बेटा है और लाइफ में ऐसी कोई लग्जरी नहीं जो उसने नहीं चाही या उसको नहीं मिली। पैसों की कोई कमी नहीं है और इस वजह से वो काफी बिगड़ा हुआ भी है और साथ में प्ले बॉय भी। चाहे वो एक्सपेंसिव कार हो या लग्जरी बोट या फिर प्राइवेट जेट, हर जगह पे बिना रोक टोक के फेरो की रासलीलाएं चलती रहती है और वो भी हर दिन दोस्तों, हर एक नई लड़की के साथ। और जब वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा होता है तो किसी बड़े बार या क्लब में जाकर शराब में डूबा रहता है। कभी कभार अपने पिता के बिजनेस को भी देख लिया करता है। उसके पापा की कंपनी का नाम है ओलिवेटी। ओलिवेटी कंपनी का कॉम्पिटिटर है दोस्तों एक और कंपनी जिसका ओनर है सैम। और फेरो और सैम के बीच हमेशा टक्कर होती रहती है बिजनेस में। प्रेजेंट में फेरो ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, लेकिन सैम ने उससे भी ज्यादा शेयर्स उसी कंपनी में खरीद लिए हैं और इस वजह से वो उन शेयर्स के जरिए स्टॉक मार्केट को ही मैनिपुलेट कर रहा होता है। इस बारे में फेरो उसे कॉल करता है तो वो अकड़ कर कहता है कि अब से इस कंपनी के मुनाफे में मेरा मैक्सिमम शेयर होगा और यहाँ वही चलेगा जो मैं चाहूंगा। फेरो गुस्से में अपने असिस्टेंट लॉरेंस से कहता है कि अगर उस सैम ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं तो हम 5 लाख खरीदेंगे। लॉरेंस कहता है कि सर, उसके लिए तो 60 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करने होंगे। फेरो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लॉरेंस कहता है ठीक है सर, लेकिन आज टैक्स मीटिंग है, पिछली 2 मीटिंग में तो आप आए ही नहीं, इस बार जरूर आना पड़ेगा आपको। पर फेरो कहता है कि यार मेरा एक इंपॉर्टेंट डेट है, मीटिंग तुम संभाल लो प्लीज। इस तरह अपनी जिम्मेदारी लॉरेंस पर लाद कर वो आराम से अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। और तब उसकी माँ कॉल करके रोते हुए कहती कि बेटा, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता कह रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाओ। फेरो घबराकर तुरंत एक फ्लाइट पकड़कर इटली के लिए निकल जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि फिलहाल फेरो कैलिफोर्निया में है दोस्तों। और फ्लाइट में फेरो पापा के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि फेरो को पापा से बहुत ज्यादा प्यार है और बिजनेस में वो उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानता है। इसीलिए वो परेशान होता है कि न जाने पापा को क्या हो गया। पापा उससे कहा करते थे जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं बेटा, उसे असली प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब उसे उसके पैसों के लिए प्यार करेंगे। आखिर वो इटली पहुंच जाता है और अपने घर आ जाता है। माँ उसे देखकर बहुत इमोशनल होती है और फिर फेरो अपने पापा को देखने जाता है। इनका नाम है मिस्टर ओलिवेटी। बेटे को देखकर उनका चेहरा जरा खिल जाता है और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें देखने के लिए ही मैंने अपनी जान हाथ में पकड़ के रखी हुई है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम उसको पूरा करोगे? फेरो कहता है आप बोलिए ना पापा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सही समझोगे कि पापा जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम किसी अनजान शहर जाकर 30 दिन के लिए एक साधारण जिंदगी जियो। तुम्हारा नाम, परिवार, तुम किसके बेटे हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, ये तुम किसी को नहीं बताओगे। वहाँ जाकर तुम्हें अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उसी से तुम्हें अपनी भूख मिटानी होगी और अपने रहन सहन का इंतजाम करना होगा। तो फेरो बौखला जाता है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा पापा, और ये सब मुझे करना क्यों है? ओलिवेटी कहता है कि बेटा, सवाल मत पूछो, मैं ये सब क्यों करने को कह रहा हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। और फिर कोई रास्ता न पाकर अपने पापा की खातिर वो ये शर्त मान जाता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी करके रहूंगा। इसके 2 दिन के बाद ही दोस्तों ओलिवेटी की मृत्यु हो जाती है और फ्यूनरल के बाद फेरो अपने ऑफिस आता है। वो लॉरेंस से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है और मैं 30 दिन के बाद ही लौटूंगा और कोई प्लीज डिटेल्स मत पूछना मुझसे। इन 30 दिनों में तुम्हें ये ऑफिस, ये बिजनेस मैनेज करना है। लॉरेंस पूछता है कि सर, इतनी सारी मीटिंग्स हैं और ऊपर से सैम ने हम पे जो केस किया हुआ है उसकी सुनवाई के लिए आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा, ऐसे में आप नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? फेरो कहता है कि देखो, सिर्फ 30 दिन की बात है और मैं जानता हूँ कि तुम मैनेज कर लोगे, ऑल द बेस्ट। कहकर फेरो बिना एक पैसा लिए सिर्फ अपना फ्लाइट टिकट और कुछ कपड़े लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपने ड्राइवर, जिसका नाम क्लाउडी है, उसका लाइसेंस ले लेता है और उसे अपना लाइसेंस दे देता है। पूछता है कि सर, हम लाइसेंस एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, कोई दिक्कत? फेरो कहता है कि तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से ज्यादा मैच करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में जो केस चल रहा है अगर उसमें मुझे हाजिर होना पड़े तो मेरे बदले तुम चले जाना, बाकी सब लॉरेंस मैनेज कर लेगा। इस तरह दोनों अपनी आइडेंटिटीज स्वैप कर लेते हैं। मतलब इन 30 दिनों के लिए फेरो का नाम होगा क्लाउडी
लेकिन हम उसको फेरो ही कहेंगे। ओके दोस्तों, खैर वो अपना टिकट के हिसाब से एक फ्लाइट पर बैठ जाता है। उस फ्लाइट में स्टुअर्ट नाम का एक बिजनेसमैन होता है जो एयर होस्टेस को तंग करता रहता है। हर मिनट कुछ ना कुछ मांगकर उसे परेशान करके रख देता है, उसे लगभग हरास करता है। और जब बात एयर होस्टेस के बस से बाहर हो जाती है तो वो उस पर चिल्ला देती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देती है। बाकी पैसेंजर्स ये देखकर स्टुअर्ट पर हंसते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। फेरो को भी हंसी आ जाती है दोस्तों। आखिर वो फ्लाइट लैंड हो जाती है और वो जगह है न्यूयॉर्क। फेरो वैसे पहले कभी न्यूयॉर्क नहीं आया होता है। वो आती जाती गाड़ी में लिफ्ट मांगने जाता है और आखिर में एक ट्रक आता है, फेरो को लिफ्ट में लेकर जाता है। फेरो कहता है कि आप जहां जा रहे हैं मुझे वहीं ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। दूसरी ओर स्टुअर्ट भी एयरपोर्ट से बाहर आता है और उसे पिकअप करने एक औरत आई होती है। यह है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन डायना। स्टुअर्ट एक बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी चलाता है और वहाँ डायना काम करती है। स्टुअर्ट ने फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जो बर्ताव किया था वही बर्ताव वो अपने विमेन स्टाफ के साथ भी करता है। डायना को तो वैसे उससे चिढ़न है और वो जल्दी से जल्दी इस एजेंसी को छोड़कर किसी और एजेंसी में काम कर लेना चाहती है। वर्क प्लेस में औरतों को बहुत ही हरास करता है दोस्तों ये, ऊपर से हद से ज्यादा काम भी करवाता है। और आज ड्राइवर नहीं आया तो उसने डायना को ड्राइवर बना दिया कि आकर मुझे पिकअप कर लो बताओ। यहाँ फेरो को न्यूयॉर्क में कहीं ड्रॉप कर दिया जाता है और वो वहाँ काम ढूंढने जाता है। एक रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि उनको हेल्पर्स चाहिए। फेरो रेस्टोरेंट के ओनर से काम मांगता है लेकिन वो फेरो को सर से पैर तक देखता है। शायद उसे लगता है कि ये देखने में तो खाते पीते घर का लगता है, यहाँ हेल्पर का काम कैसे करेगा। तो वो कहता है कि देखिए हमें हेल्पर मिल चुका है, नहीं चाहिए। फेरो और भी कई जगहों पर जाकर काम मांगता है लेकिन दिन भर तलाश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। रात भी हो जाती है और फेरो के पास फूटी कौड़ी तक नहीं होती, उसे भूख भी ज्यादा लग जाती है। तो वो एक पब के अंदर जाता है जहाँ बार काउंटर पर अंगूर रखे होते हैं, शायद फ्री है। वो उन्हें उठाकर खाने लगता है। उसके पास बैठी लड़की की नजर उस पर पड़ जाती है और फेरो के लुक्स और उसका ड्रेस देखकर वो जज कर लेती है कि ये पक्का कोई रोकड़े वाला है। और जब वो फेरो के साथ बात छेड़ती है तो वो जिस एक्सेंट में बात करता है ना, उससे तो लड़की को पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई रईसज़ादा है। वो अपना इंट्रो देती है तो फेरो भी अपना नाम क्लाउडी बताता है। वो पूछती है आप क्या बिजनेस करते हैं? फेरो कहता है नहीं करता था लेकिन फिलहाल मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। वो फिर पूछती है आपका घर कहाँ पे? फेरो कहता है कि घर था, फिलहाल मैं बेघर हूँ। मेरा बस चले तो मैं पार्क में सोने को तैयार हूँ। यहाँ आसपास कोई पार्क है क्या? ये सुनकर उस लड़की के सपने टूट जाते हैं दोस्तों और वो वहाँ से खिसक लेती है कि ये तो भिखारी निकला। फेरो भी समझ आता है कि पैसे होते तो सब चिपक लेते हैं लेकिन अगर पैसे ना हो तो सारे के सारे खिसक लेते हैं। पर फेरो और उस लड़की को बात करते हुए एक और लड़की देख रही होती और वो अब फेरो को ट्राई करने लगती है और कहती है मेरा नाम बेटी है, तुम्हें घर चाहिए ना, मेरे घर आ जाओ। कहकर वो फेरो को अपने घर पे लेके जाती है। फेरो भी उसे भगवान मानकर उसका पीछा करता रहता है कि चलो कोई तो फरिश्ता आया। उसके घर के सोफे पे एक लड़की सोई होती है। बेटी कहती है उस लड़की को जगह मत देना, धीरे से मेरे बेडरूम में आ जाओ, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। फेरो भी बेडरूम में चला जाता है तो कुछ देर के बाद बेटी आ जाती है और फेरो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। फेरो उसे बहुत रोकता है लेकिन वो मानती नहीं और वो झट से कह देता है कि देखो मैं गे हूँ। और तब जाकर वो दूर हटती कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये लो तकिया और नीचे सो जाओ, कल सुबह निकल लेना यहाँ से। कहकर वो बेड पे सो जाती है। लेकिन दोस्तों आधी रात को वो ट्रैक्टर चलाने लगती है, मतलब जोर से खराटे मारती है। और जब फेरो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अंडरवियर में ही कमरे से बाहर आ जाता है। तब अचानक सोफे पे सोई लड़की उठ जाती है और एक अजनबी को घर में देखकर चौंक जाती है, चिल्लाती है कि तुम कौन हो? ये लड़की कोई और नहीं दोस्तों डायना है। वो चिल्लाती है तो फेरो भी घबरा जाता है और कहता है कि माफ कीजिए आपकी फ्रेंड बेटी मुझे यहाँ पे लेके आई थी, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। डायना फिर बेटी को आवाज देती है तो बेटी को गुस्सा आता है कि फेरो ने डायना को जगा दिया बताओ। वो फेरो को घर से निकाल देती है और फेरो बेचारा आधी रात में मार्केट में चलने लगता है। और तब दो गुंडे फेरो को तंग करते हैं कि हमें सारे पैसे दे दो। फेरो तो उनको पीट ही देता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस हाल में रात को बाहर घूमता क्या, गधे कहेंगे। तो उन्हें मार गिराकर फेरो एक घर के फायर एग्जिट के जरिए ऊपर जाकर बैठ जाता है। घर के ओनर उसको चोर समझकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और तब वो दोनों गुंडे फेरो का बैग लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसमें उनके फायदे की कोई चीज थी ही नहीं। वो फेरो को ढूंढने लगते हैं लेकिन उसको ना पाकर चले जाते हैं। अब फेरो धीरे धीरे नीचे उतरता है तो ठीक उसी वक्त वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। फिर उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो फेरो ने बताता है कि मेरे साथ देखो ये हुआ, चोर आए मेरे सामान को लेकर चले गए। लेकिन पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि न्यूयॉर्क में अपने किसी पहचान वाले को बुलाओ तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। वो उसे एक फोन करने की परमिशन देते हैं लेकिन फेरो मदद के लिए किसी को बुलाने के बजाय लॉरेंस को कॉल लगाकर पूछता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, जो शेयर्स मैंने खरीदने को कहा था उसका क्या हुआ। वो कहता है कि सब बढ़िया चल रहा है और आप कब आओगे। तो फेरो कहता है कि तुम पहले तो $60 बिलियन का इंतजाम करो और उन शेयर्स को खरीदो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले तो हक्के बक्के
कि ये कौन बिलियनियर आ गया यहाँ पे, लेकिन उनका काम है उसे लॉकअप में बंद करके रखना, सो वो कर देते हैं। अंदर एक और आदमी होता है जो शायद फेरो को गे समझ रहा था और उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन फेरो उससे भी गुस्से में पीट देता है। पर दोस्तों वो काफी तगड़ा होता है और फेरो से लड़ने लग जाता है। इतने में पुलिस वाले आकर उस आदमी को लेकर कहीं और बंद कर देते हैं। फिर फेरो एक जगह पे सिकुड़ कर बैठ जाता है। जब से वो घर से निकला वो तरह तरह की मुसीबतें झेल चुका है। अब तक उसे ढंग का खाना तक नहीं मिला, ना नौकरी मिली ना खाना, ऊपर से वो लॉकअप में पहुंच गया। उसे लगता है कि क्यों ना पापा का नाम बताकर यहाँ से छूट जाऊं, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने उसके पापा का चेहरा आता है। वो सोच लेता है कि यार 30 दिनों की तो बात है, कैसे भी सरवाइव कर लूंगा, लेकिन पापा की आखिरी इच्छा पूरी करके रहूंगा। ये फैसला लेकर वो वहीं सो जाता है। अगले दिन एक पुलिस वाला आकर बताता है कि तुम जा सकते हो, हमने उन 2 गुंडों को पकड़ लिया है, तुम जा सकते हो और हमें पता चल चुका है कि तुमने कोई गलती नहीं की। फेरो पूछता है कि सर 2 दिन से कुछ खाया नहीं मैंने, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। तो पुलिस वाला उसको डांट देता है कि धर्मशाला समझ के रखा हुआ है क्या, निकलो यहाँ से। ये कहकर वो फेरो का बैग उसको लौटाकर भगा देते हैं। फेरो को लगता है कि यार अब यहाँ सरवाइव करना मुझे नामुमकिन लग रहा है, किसी दूसरे शहर जाकर ट्राई करना होगा। ये फैसला करके वो रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन फेरो के पास सिर्फ 50 सेंट्स हैं। वो टिकट काउंटर पर पूछता है 50 सेंट्स का कोई टिकट मिलेगा क्या। तो वो आदमी भड़क जाता है और फेरो पे चिल्ला देता है कि भागो यहाँ से। दूसरी ओर डायना काम से लौट रही होती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मालूम होता है कि पास्ट में दोस्तों उसकी लाइफ में उसके साथ कोई बहुत ही बुरी घटना हुई है। कोई नॉर्मली भी उसके पीछे चले जाए ना तो वो घबरा जाती है कि ये कोई स्टॉकर है जो मुझे पता नहीं क्या कर देगा। उसे उस बुरे पास्ट के दृश्य दिखने लगते हैं। तो फिलहाल एक आदमी कैजुअली अपनी कार निकालने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन डायना उससे डर कर छट से घर के अंदर चली जाती है। तब वो अपनी माँ को बताती है कि माँ मुझे कोई फॉलो कर रहा था। माँ कहती कि बेटा तुम और कितनी बार यही बात दोहराओगी, जो एक बार हो गया उसे बार बार सोचती रहोगी तो कुछ फायदा नहीं होगा, कैसे बदलोगी अपने आप को। माँ ने दोस्तों डायना के लिए एक लड़का देखा होता है और वो चाहती है कि डायना उससे मिले, लेकिन डायना कहती है कि मैं और कितनी बार कहूँ माँ मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ फेरो जगह जगह भटकता है पर कहीं नौकरी नहीं मिलती। रात हो जाती है और वो एक पार्क के बेंच पे सो जाता है, पर एक बुजुर्ग भिखारन उसको भगा देती है कि ये मेरा बेंच, उठो यहाँ से। फेरो फिर दूसरे बेंच पे सो जाता है। अब अगली सुबह उठकर वो सबसे पहले खाने के लिए कोई इंतजाम करने की सोचता है और सिटी के अंदर जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी हॉट डॉग्स बेच रहा होता है, पर फेरो के पास तो सिर्फ 50 सेंट्स है और हॉट डॉग का दाम है $2। फेरो का बुरा हाल हो गया था भूख के मारे, जो कि उसके चेहरे पे साफ साफ दिखता है। वो बेचारा पूछता है कि आपके पास 50 सेंट्स का कोई फूड आइटम होगा। तो ये दुकानदार भला आदमी मालूम होता है और उसे फ्री में हॉट डॉग दे देता है। फेरो उसे 50 सेंट्स देता है तो वो लेने से इनकार कर देता है कि कोई बात नहीं। और फेरो हैरान भी होता है कि वाह यार, इस शहर में इतने रहमदिल इंसान भी रहते हैं, बताओ। वो पूछता है कि सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो अपना नाम एंजेलो बताता है और अपने एरिया का नाम भी बताता है। तो फेरो हॉट डॉग लेकर कहता है कि सुनिए, एक दिन मैं आपसे फिर आकर मिलूंगा, और फिर चला जाता है। दोस्तों भूख के मारे फेरो हॉट डॉग को इतनी जल्दी खा लेता है कि क्या बताएं। तो रास्ते में वो एक भिखारी को देखता है जो फेरो की तरह भूखा होता है और फेरो के पास जो 50 सेंट्स थे वो उसे उस भिखारी को देकर आगे बढ़ता है कि तभी दोस्तों एक गाड़ी रिवर्स में आकर फेरो से टकरा जाती है और वो गिर जाता है। ड्राइवर भी घबरा जाता है कि क्या हो गया, पूछता है कि सर चोट तो नहीं आई। फेरो भी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर ड्राइवर का दिल नहीं मानता और पूछता है कि सर आप कुछ खाएंगे क्या, मेरे साथ आइए, आपको जहाँ जाना होगा मैं ड्रॉप कर दूंगा। कहकर वो फेरो को अपनी गाड़ी में चढ़ा लेता है। असल में ये कोरियर कंपनी की गाड़ी है। फेरो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बताओ, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ड्राइवर पूछता है क्या आप ड्राइव करना जानते हैं। फेरो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि फिर तो बढ़िया है सर, समझो आपकी नौकरी पक्की। कहकर वो फेरो को एक घर के सामने उतार देता है और कहता है आप अंदर जाइए, नौकरी मिल जाएगी। वो भी चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है दोस्तों ये स्टुअर्ट का घर है। वही आदमी जो फेरो की फ्लाइट में था, जो औरतों के साथ मिसबिहेव कर रहा था। फेरो अंदर जाता है तो स्टुअर्ट और उसकी दूसरी वाइफ की लड़ाई चल रही होती है। तो स्टुअर्ट उसको देखकर पूछता है तुम कौन हो रे। तो फेरो तो स्टुअर्ट को तुरंत पहचान जाता है लेकिन कुछ नहीं बताता, वरना नौकरी नहीं मिलेगी ना। वो बहुत ही शांत होकर कहता है कि सर कोरियर कंपनी के ड्राइवर ने बताया था आपको ड्राइवर चाहिए, उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो फेरो को बिठाकर पूछने लगता है कि इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे। फेरो कहता है कि आप कैलिफोर्निया के ओलिवेटी कंपनी को तो जानते ही होंगे, मैं वहाँ ड्राइवर था, मेरा नाम क्लाउडी है। स्टुअर्ट तो दोस्तों उस कंपनी के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसकी वाइफ तुरंत पकड़ लेती कि हाँ मैंने उस कंपनी के बारे में बहुत सुना है, ये भी सुना है कि उसका प्रेजेंट ओनर बहुत ही यंग और हैंडसम आदमी है, क्या ये सच है। मौका पाकर फेरो खुद अपनी तारीफ करने लग जाता है कि हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही हैंडसम है वो, मतलब मेरा बॉस फेरो बहुत ही हैंडसम है। स्टुअर्ट चिढ़ जाता है लेकिन कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें वहाँ सैलरी कितनी मिलती थी। फेरो कहता है कि सर हफ्ते के $900। स्टुअर्ट कहता है कि उतना तो मैं नहीं दे सकता, अगर हफ्ते के $600 मंजूर हो तो बताओ। हाँ ठीक है सर, यही मंजूर है, मेरे लिए काफी है। लेकिन सुनो, सिर्फ ड्राइवर का काम ही नहीं,
घर में अगर कोई और काम रहा तो वो भी करना पड़ सकता है। फेरो कहता है कि हाँ सर, मैं सब करूंगा, बस मुझे 3 वक्त का खाना और सैलरी दे दीजिए, काफी है। इस तरह आखिरकार फेरो इस नौकरी में ज्वाइन हो जाता है। पहले दिन फेरो कार साफ कर रहा होता है, तब स्टुअर्ट की बेटी आती है जो कि एक टीनेजर है, लेकिन फेरो को देखते ही वो फिदा हो जाती है उस पे और पूछती, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? फेरो कहता है नहीं हुई, क्यों? हाँ, मैं इससे पहले तुम्हें बता दूं, मैं एक कट्टर ब्रह्मचारी हूँ। सुनकर वो चली जाती है। अब रात को होती घर में मस्त पार्टी और फेरो बारटेंडर का काम करता है। पार्टी के बाद सभी के जूठे प्लेट्स वगैरह ले जाकर साफ सफाई भी करता है। तो स्टुअर्ट की वाइफ फेरो के साथ चिपकने की कोशिश करती है और यहाँ टीवी पर बताते हैं कि फेरो की ओलिवेटी कंपनी टॉप पर पहुंच गई है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर सैम की कंपनी डाउन हो गई है। और ये सुनकर तो फेरो का झूमने का मन करता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जता सकता, तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो लेता है। ऊपर से स्टुअर्ट की वाइफ कहती है, बिजनेसमैन हो तो फेरो जैसा। स्टुअर्ट अपनी वाइफ की बात सुनकर चलकर राख हो रहा होता है। और पार्टी में दोस्तों एक आदमी शराब के नशे में चल भी नहीं पाता, तो फेरो को उसे ड्रॉप करने का काम दिया जाता है। अब रास्ते में फेरो लॉरेंस को कॉल करके कहता है, अगर आज हमारी कंपनी टॉप पर है तो उसका कारण है हमारे हर एम्प्लॉय की मेहनत और लगन। तुम एक काम करो, हर एम्प्लॉय को $5000 बोनस अनाउंस कर दो। फिर उस आदमी को ड्रॉप करके फेरो वहां से वापस अपने कमरे में आता है और वहां स्टुअर्ट की वाइफ होती है। दोस्तों लगता है फेरो का फायदा उठाने के लिए आ गई वो। फेरो भी समझ जाता है और कहता है, देखिए आप जो सोच रही हैं वो कभी नहीं होगा, प्लीज बाहर चले जाइए। पर इतने में कोई दरवाजा नॉक करता है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। फेरो दरवाजा खोलता है तो वहां होती है स्टुअर्ट की बेटी। लगता है दोस्तों ये भी उसी इरादे से आई हुई है, तो फेरो उसको मना करता है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर कोई दरवाजा नॉक करता है और इस बार बेटी डर कर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। फेरो फिर दरवाजा खोलता है और अब वहां स्वयं स्टुअर्ट पधारता है। फेरो पूछता है, क्या बात है सर, कोई काम? और तब पता चलता है दोस्तों ये भी फेरो का गलत फायदा उठाने ही आया है। हे भगवान, पूरे परिवार में ऐसे लोग रहते हैं, बताओ। तो फेरो अपने बचाव के लिए स्टुअर्ट से ये कह देता है कि सर आप प्लीज चले जाइए, मुझे यौन रोग है, अगर आप मेरे साथ कुछ करेंगे तो आपको भी वो दिक्कत हो जाएगी। और स्टुअर्ट तो तुरंत नंगे पांव भाग जाता है। लेकिन बेटी बाहर निकलकर पूछती है, तुम तो ब्रह्मचारी हो ना, फिर तुम्हें ये यौन रोग कैसे हो गया? मेरे पापा से झूठ बोल रहे थे ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस तरह धमका कर चली जाती है वो। अब वाइफ निकलती है और उसे जरा भी फिक्र नहीं कि पति फेरो के साथ क्या करने के लिए आया था। वो अभी भी फेरो पे बुरी नजर रखी होती है और कहती है, आज तो बच गए, एक न एक दिन तो मेरे हाथ लगोगे जरूर। एक नंबर का सरफिरा खानदान है दोस्तों। अगले दिन फेरो स्टुअर्ट को कहीं लेकर जा रहा होता है, तो स्टुअर्ट कल की बात को लेकर काफी शर्मिंदा होता है और फेरो से कहता है, देखो कल मैं नशे में था और न जाने मैंने तुमसे क्या कह दिया, माफ करना। फेरो कहता है, कल क्या हुआ था सर? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने भी कुछ ज्यादा पी ली थी शायद। इस तरह वो मामले को शांति से निपटा देता है। फिर फेरो स्टुअर्ट को ऑफिस ड्रॉप करता है और वहाँ डायना को देखकर फेरो उससे भी माफी मांगता है कि उस रात मैं चुपचाप एक कोने में सोने आया था, लेकिन आप जाग गई, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन वो फेरो को बिल्कुल इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन फेरो डायना के डेस्क पे एक गुलदस्ता रखवाता है और उसमें सॉरी नोट होता है। डायना अब थोड़ी इंप्रेस हो गई शायद। तब उसे स्टुअर्ट का कॉल आता है जो कहता है, सुनो मेरे डेस्क पर एक ब्रीफ केस है, उसको लेकर आओ। डायना कहती है, मुझे एक फ्यूनरल में जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि जो मैं कहता हूँ ना करो, हमारे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा वो छोड़ देगा। और कोई रास्ता न पाकर डायना एक टैक्सी में जाकर उसे ब्रीफ केस दे देती है और फिर फेरो उसे ड्रॉप करने चाहता है। फेरो बात को फिर छेड़ता है कि देखो उस दिन मैंने अनजाने में जो किया उसके लिए माफी मांगने के लिए मैं आपके आगे कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप होगी मुझे इग्नोर कर रही हो। आप मुझसे एक बार कह दीजिए कि माफ कर दिया, खत्म कहानी। तो डायना स्माइल करके कहती, ठीक है माफ किया। फिर दोनों अपना अपना परिचय देते हैं और नॉर्मली बातें करने लगते हैं। फेरो पूछता है, वैसे आप किसके फ्यूनरल में जा रही है? तो डायना बताती है कि मेरी एक दूर की रिश्तेदार थी, काफी बुजुर्ग थी, उन्हीं के फ्यूनरल में जा रही हूँ। फिर फेरो उसे फ्यूनरल में ड्रॉप करता है। फ्यूनरल के बाद फेरो और डायना कैफे में बैठे कैजुअली बातें कर रहे होते हैं और फेरो खुद को ओलिवेटी कंपनी का एक्स ड्राइवर बताता है और कहता है कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी, बस यहाँ गया थोड़ा फ्रेश होने के लिए। यहाँ मैं भटक रहा था तो एक पब में आपकी दोस्त बेटी से मेरी मुलाकात हो गई। रहने को मेरे पास घर नहीं था और तब बेटी ने मुझे कमरा ऑफर किया तो मैं चला गया, पर अंदर वो मुझे सोने नहीं दे रही थी, तो सोचा हॉल में जाऊं और तब मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। इस तरह दोस्तों वो अपनी तरफ की कहानी सुनाता है। तब डायना बताती है कि मुझे अजनबियों से बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे साथ वैसा नहीं लग रहा। ऑफिस में जब भी बहुत देर होती है ना तो मैं अपनी फ्रेंड बेटी के घर पे सो जाती हूँ। उस दिन भी मैं उसी वजह से उसके घर पे सो रही थी। वैसे तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई अमीर घर के हो। विश्वास नहीं होता कि तुम ड्राइवर हो। फेरो चौंक जाता है कि वाह यार, इसने तो मुझे पकड़ लिया। पर वो कहता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ और तो और ओलिवेटी जैसी बड़ी कंपनी में एक पढ़े लिखे बॉस के लिए काम किया है मैंने, वहीं से ये सब कुछ सीखा है मैंने। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, क्या आप किसी को डेट कर रही हो? डायना कहती है, डेट? मेरी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरा पति एक आर्मी सोल्जर था और एक वॉर में मारा गया। उसकी मौत के बाद मैं किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती, मुझे पता नहीं क्यों अजनबियों से डर लगता है। और फेरो भी बहुत ही केयरिंग तरीके से उससे बातें करता है जो डायना को भा जाता है। इनकी बातों में लगभग 3 घंटे निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं
और फेरो को डायना पसंद आने लग जाती है। उसे लगता है कि ये दूसरी लड़कियों से एकदम डिफरेंट है। पति की मौत के बाद डायना भी किसी से इतना क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन फेरो से बात करके उसे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर दोनों कार में वापस लौट रहे होते हैं तो डायना कहती है, मेरे काम में स्ट्रेस काफी ज्यादा है, सोचती हूँ ये वाली एजेंसी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। फिर फेरो डायना को उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन फेरो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता। दोस्तों, डायना का भी वही हाल होता है और अचानक से दोनों किस कर लेते हैं। डायना के पेरेंट्स भी इनको किस करते हुए देख लेते हैं। फेरो कहता है कि अगले हफ्ते मुझे एक दिन की छुट्टी मिलेगी, उस दिन दोनों आउटिंग के लिए चलें क्या? डायना मान जाती है और दोनों एक दूसरे से लेते हैं विदा। अब डायना घर के अंदर एंटर करती है तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं, ये कौन है जिसे तुम किस कर रही थी? डायना कहती है, ये स्टुअर्ट का ड्राइवर है, बहुत ही अच्छा इंसान है ये, मैं उससे प्यार करती हूँ वैसे। लेकिन पेरेंट्स गुस्सा करते हैं कि यहाँ हमने तुम्हारे लिए एक बड़े घर का लड़का देखा और तुम एक ड्राइवर से प्यार कर रही हो। डायना कहती है, ये क्या बात हुई? वो मुझे पसंद है तो पसंद है और मैंने इस बारे में आपकी राय नहीं मांगी। इस तरह चिल्लाकर वो चली जाती है। आखिर आउटिंग का वो दिन भी आ जाता है, लेकिन स्टुअर्ट डायना को छुट्टी नहीं देता और किसी अपार्टमेंट में कोई काम दे देता है। लेकिन फिर फेरो डायना के काम में हाथ बटाता है और दोनों एक साथ बड़े खुश होते हैं। दिन भर दिन इनका प्यार बढ़ता जाता है। तो एक दिन स्टुअर्ट की बेटी, जो फेरो से बदला लेना चाहती है क्योंकि फेरो ने उसको इग्नोर किया था ना, तो ऑफिस जाकर वो स्टुअर्ट से कहती है, कल फेरो मेरे कमरे में आया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की उसने। तो स्टुअर्ट फेरो से कोई पूछताछ नहीं करता और अपनी बेटी की बात पे विश्वास करके फेरो को बुरी से बुरी गाली देने लगता है। डायना से रहा नहीं जाता और वो स्टुअर्ट को गाली देती है। वो कहती है, क्लाउडी ऐसा इंसान नहीं है, वो कभी नहीं कर सकता ऐसी हरकतें। तुम खुद औरतों को अपने हाथ का खिलौना समझते हो। बड़े आए क्लाउडी पर इल्जाम लगाने वाले। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। फेरो डायना से माफी मांगता है कि यार मेरी वजह से तुम्हें भी नौकरी खोनी पड़ी। डायना कहती, मुझे तो तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहिए कि उस नरक से निकलने के लिए तुमने मेरी मदद की। मैं खुद उस टकले की एजेंसी को छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब फेरो के पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो डायना उसको अपने घर लेकर जाती है और अपने पेरेंट्स से इंट्रो करवाती है। और डिनर के दौरान डायना के पेरेंट्स फेरो को अपने से नीचा समझकर ट्रीट करते हैं, जो कि डायना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फेरो को बाहर लेकर जाती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब दोस्तों, इनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। डायना बेटी को भी अपने प्यार के बारे में बताती है तो बेटी चौंक कर पूछती है कि मुझसे तो उसने कहा कि वो गे है, तो वो क्या मुझसे झूठ बोल रहा था? चलो कोई नहीं, कम से कम तुम्हें तो मिला। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन इन दोनों के पास काम नहीं है दोस्तों। डायना कहती है, मैं खुद की एजेंसी शुरू करने की सोच रही हूँ। अब फेरो तो खुद बिजनेसमैन है, तो वो उसे काफी सारे आइडियाज देता है कि हम मार्केट में सबसे खराब परफॉर्म कर रही एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार हम जल्दी मार्केट पकड़ लेंगे और उन्हें 45% शेयर्स देंगे और खुद रखेंगे 55%। मुनाफा भी अच्छा होगा। तो डायना चौंक कर पूछती है, तुम तो ड्राइवर हो ना, बिजनेस की ऐसी स्ट्रेटेजीज तुम कैसे जानते हो? मतलब फेरो कहता है, वो क्या है ना, मैं ओलिवेटी में काम करता था, तो अपने बॉस की कुछ बातें मैंने सुन ली थी काफी बार, उन्हीं से ये सीखा हूँ। खैर, इसी खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे। ये कहकर दोनों एक पब में जाकर खूब सारी ड्रिंक करके डांस करते हैं, मस्त एंजॉय। फिर घर आकर हाँ, आज दोनों इंटीमेट भी कोशिश करते हैं मतलब। लेकिन डायना अचानक फेरो को रोक कर रोने लगती है। तो फेरो घबरा कर पूछता है, क्या हो गया? तब वो बताती है कि वो अजनबियों से बहुत ज्यादा डरती है। उसे हमेशा ये डर रहता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। दरअसल दोस्तों, डायना के पति की मृत्यु के बाद पति के एक क्लोज फ्रेंड ने डायना से ये कहा कि युद्ध में मरने से पहले तुम्हारे पति ने मुझसे एक बात कही थी कि मैं तुम्हें बता दूं, उस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? और डायना भी वहाँ गई, लेकिन तब पति के दोस्त ने डायना को अब्यूज करने की कोशिश की। डायना बेचारी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग आई थी। तब से वो मानसिक तौर पर काफी स्ट्रेस में रहती है और हर किसी से डरती है, खासकर अजनबी आदमियों से। इसीलिए दोस्तों, फेरो के साथ क्लोज नहीं हो पा रही है। फेरो कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तुम्हें कंफर्टेबल हो तो हो जाएगा। 2 हफ्तों के बाद दोनों अपनी एक एजेंसी खोल लेते हैं। उन्हें कई क्लाइंट्स भी मिलते हैं और एक हफ्ते में लगभग वो $11,000 कमा लेते हैं। दोनों बड़े खुश होते हैं और एक पार्क में टहल रहे होते हैं। डायना कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है मैंने। कहकर डायना गिफ्ट लेने जाती है। इसी बीच फेरो को लॉरेंस का मैसेज आता है। फेरो से कॉल करता है तो पता चलता है फेरो के कॉम्पिटिटर सैम ने ओलिवेटी पे जो केस किया था, उस सिलसिले में फेरो को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। लॉरेंस बताता है कि 2-3 बार हमने आपके बजाय ड्राइवर क्लॉडी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन हो नहीं पाया। आपको खुद आना पड़ेगा, वरना कोर्ट की तरफ से ओलिवेटी पर भारी फाइन लगेगा और फैसला सैम के पक्ष में होने के चांसेस हैं। फेरो कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतने में डायना आ जाती है और वो यूएस फ्लैग वाला एक टाई फेरो के लिए लेकर आई थी, जो कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है। फिर दोनों एजेंसी में काम कर रहे होते हैं और तब लॉरेंस कॉल करके पूछता है कि सर, आपको कल ही आना पड़ेगा। फेरो कहता है कि ठीक है, तुम हमारा प्राइवेट जेट न्यूयॉर्क भिजवाओ, मैं कल ही कैलिफोर्निया आ जाऊंगा। कहकर वो कॉल कट करता है और तभी डायना आ जाती है। पूछती है, किससे बात कर रहे थे और मेरे आते ही कॉल कट क्यों कर दिया?
फेरो कहता है देखो वो एक सीक्रेट है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। फेरो अब कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। अगले सीन में कोर्ट को दिखाते हैं। फेरो अभी तक नहीं पहुंचा और लगता है दोस्तों अगले 5 मिनट में फेरो नहीं आया तो फैसला सैम के पक्ष में जाएगा। सभी बड़ी टेंशन में होते हैं, लेकिन आखिरकार फेरो आ जाता है और अपना लाइसेंस भी दिखाता है, जिसकी वजह से केस का फैसला ओलिवेटी के पक्ष में ही होता है। फेरो फिर आ जाता है न्यूयॉर्क। डायना एजेंसी में किसी क्लाइंट से बात कर रही होती है और फेरो को देखते पूछती है कि 2 दिन से तुम कहाँ गायब हो गए थे, मेरा कॉल भी नहीं उठाया तुमने, मैं कितना डर गई थी पता है तुम्हें, कहाँ गए थे तुम। तो फेरो उसे कुछ बता नहीं सकता क्योंकि आज 28वां दिन है, 2 दिन के बाद वो सच रिवील कर लेगा, इसलिए वो कहता है कि 2 दिन का टाइम दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब डायना को शक होता है कि कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। तभी बाहर स्टुअर्ट की वाइफ फेरो को देखकर उसके पास भागी चली आती है और उसे हक करके बहुत क्लोज हो जाती है। अब डायना को लगता है कि इस औरत की खातिर फेरो मुझे धोखा दे रहा है और वो गुस्से में अपना बैग लेकर वहां से भागने लगती है। तो फेरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ इतने जोर से छुड़ाती है कि भाग जाती है। डायना का फोन भी नीचे गिर जाता है पानी में, लेकिन उसे ना डायना नोटिस करती है और ना फेरो। और 2 दिन बाद भी डायना की कोई खबर नहीं मिलती। तो फेरो उसके घर कॉल करता है और डायना की माँ ये कहकर कॉल काट देती है कि वो तुमसे नफरत करती है, हमने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, इसलिए प्लीज परेशान मत करो उसको, भूल जाओ उसे। आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं और वो डायना को सच बताकर कैलिफोर्निया जाना चाहता है, लेकिन डायना के पेरेंट्स उसको डायना से बात करने नहीं दे रहे होते हैं। लगता है डायना बाहर गई हुई है और वो घर आकर पूछती है क्या मेरे लिए कोई कॉल आया था, क्लाउडी ने कॉल किया था। दरअसल डायना चाहती है कि फेरो खुद उसे कॉल करके बात करे, क्योंकि गलती फेरो की थी। इस ईगो की वजह से ही वो फेरो से मिलने नहीं गई और ना ही उसे कॉल किया। ऊपर से उसका फोन भी पानी में गिरकर मिस हो गया था। पर डायना के पेरेंट्स कहते हैं कि क्लाउडी तुम्हें क्यों कॉल करने लगा, वो तो धोखेबाज है, वैसे हमने जो लड़का देखा है उन लोगों ने कॉल किया है, उनसे बात करोगी क्या। डायना कहती कभी नहीं। फिर वो एजेंसी जाकर फेरो के डेस्क को देखती है और उसे फेरो की बहुत याद भी आती है। एक स्टाफ बताती है कि क्लाउडी ने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप नहीं आई, क्लाउडी कैलिफोर्निया जा चुका है। डायना पूछती है क्या उसने कैलिफोर्निया में अपना कोई फोन नंबर दिया, कोई एड्रेस बताया, तो स्टाफ ना में जवाब देती है। तो डायना बहुत दुखी हो जाती है कि अब क्या करूं। दूसरी ओर उस कुरियर कंपनी का ड्राइवर स्टुअर्ट को एक चेक देने आता है और वो स्टुअर्ट को बताता है कि आपके घर में जो ड्राइवर था असल में वो दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है। स्टुअर्ट उस चेक को देखता है जिसमें फेरो ने यहाँ रहने और खाने के लिए $50,000 दिए होते हैं। स्टुअर्ट और उसका परिवार तो बौखला जाता है कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर का नौकर बन के रहा। और यहाँ कैलिफोर्निया में फेरो अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि पापा से किया वादा मैंने पूरा कर लिया है माँ, मेरी समझ में आ गया कि उन्होंने 30 दिन के लिए मुझे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जीने के लिए क्यों कहा। मैं पैसों की, मेहनत की, ठीक वक्त पे खाने की, प्यार की और असली लाइफ की अहमियत जान चुका हूँ। मैं बहुत ही खुश होती, माँ बहुत ही खुश होती है दोस्तों कि महज 30 दिनों में फेरो इतना कुछ सीख गया और एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। फेरो अब माँ को डायना के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे सच्चा प्यार करती है ना कि मेरे पैसों से, और मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था लेकिन पापा से किए हुए वादे की वजह से मुझे सच छुपाना पड़ गया। इस वजह से हमारे बीच छोटी सी दरार पैदा हो गई। माँ कहती कि बेटा मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर अब तक तुम लाइफ में कभी गिव अप नहीं करे और मुझे पता है कि डायना के मामले में भी तुम गिव अप नहीं करोगे। जाओ जाकर मेरी बहू से बात करो, उसे सच बताओ और उसके साथ खुश रहो। माँ की बातें फेरो को काफी हिम्मत देती है और फेरो सीधे न्यूयॉर्क चला जाता है। वो डायना के घर का दरवाजा नॉक करता है तो डायना की माँ दरवाजा खोलती है और वो चुपचाप फेरो को दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डायना आ जाती है। वो फेरो को खूब डांटती कि गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें कॉल करके माफी मांगनी चाहिए थी, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तो फेरो कहता है कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया था पर तुम्हारी माँ ने हर बार ये कहकर कॉल काट दिया कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती। डायना तो अपनी माँ पे बड़ा गुस्सा करती है लेकिन फेरो कहता है गुस्से का टाइम नहीं है डायना, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहकर वो डायना को बता देता है कि स्टुअर्ट की वाइफ खुद ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। डायना तो एक पल भी नहीं सोचती, तुरंत हाँ कर देती है और अगले ही दिन डायना और फेरो कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। डायना के पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि अब डायना उनके कंट्रोल में नहीं है और वो उसकी खुशी के लिए उसे फेरो के साथ भेज देते हैं। फ्लाइट में डायना पूछती है हमारी एजेंसी काफी अच्छी चल रही है लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा हम एजेंसी को स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी वापस न्यूयॉर्क आना होगा। फेरो कहता है कि हाँ आ जाएंगे और वहाँ फेरो का ड्राइवर इन्हें पिकअप करने आता है। फेरो डायना को बताता है कि इस ड्राइवर का नाम है क्लाउडी और अब डायना चौंक जाती है कि तुम्हारा और ड्राइवर का नाम सेम है। वो डायना को एक लग्जरी कार में लेके जाता है तो डायना की कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है और तब फेरो उसे सारा सच बता देता है कि मैं क्लाउडी नहीं फेरो हूँ
ओलिविटी कंपनी का ओनर। और फिर वो अपने पापा की आखिरी इच्छा के बारे में बताता है, जिसकी वजह से उसे 30 दिन एक अनजान शहर में ठोकरें खाकर एक नौकरी ढूंढनी पड़ी, और इन 30 दिनों में उसने कैसे सरवाइव किया और क्या क्या सीखा। और आगे कहता है, आखिर में मुझे तुम मिली और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। डायना को तो यकीन ही नहीं होता और उससे गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तो यही था वो सीक्रेट जो तुम मुझसे इतने दिन छुपाते रहे। फेरो कहता है, सॉरी डायना, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मेरे पापा को किया हुआ प्रॉमिस मैं कैसे तोड़ सकता था, इसलिए मुझे अपने बारे में सब कुछ छुपाना पड़ गया। इस तरह डायना को थोड़ा शांत करके वो उसे अपने घर ले जाता है, और फेरो का बड़ा आलीशान घर देखकर डायना को अजीब भी लगता है। फिर दोनों एक झील किनारे टहल रहे होते हैं, और तब डायना कहती है कि तुम होंगे बड़े बिलियनेयर, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं आखिर तक अपनी एजेंसी को नहीं छोड़ूंगी, वहीं काम करूंगी। फेरो कहता है, हाँ तुम अपनी मर्जी का कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जब मेरे पास ना नौकरी थी ना पैसे, तो तुमने अपनी सेविंग्स के पैसों से वो एजेंसी शुरू की और मुझे उसमें काम भी दिया। उसके बदले मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम कैलिफोर्निया में अपनी एजेंसी खोल लो, उसमें मुझे 50% शेयर देने की जरूरत नहीं है, कम से कम 20 दे दो, चलेगा। इस पर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर फेरो डायना को अपने रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है, और अगले सीन में धूम धड़ाके से इनकी ग्रैंड शादी होती है। डायना ने फेरो को जो टाई गिफ्ट किया था उसी को फेरो ने पहना होता है। शादी में वो लोग भी आए होते हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में फेरो की मदद की थी, खासकर दोस्तों वो हॉट डॉग्स वाला इंसान। और फेरो ने पता है उसके लिए एक रेस्टोरेंट बनवा दिया होता है, और अब वो हॉट डॉग्स वाला उस रेस्टोरेंट का मालिक है। फिर उस कोरियर कंपनी का ड्राइवर जिसने फेरो को उसकी पहली नौकरी दिलवाई, उसे फेरो ने अपनी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन दी होती है। यहाँ तक कि स्टुअर्ट को भी फेरो ने अपनी शादी में इनवाइट किया होता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है मूवी खत्म। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।